कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी लड़ाई अब केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट्स यानी भारत के राज्यों के साथ भी है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को देश के लिए कलंक बताया है और देश के लिए खतरा भी बताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि जो सच्चाई पूरा देश जानता था उसे आज खुद राहुल गांधी ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और मोदी सरकार देश की हर संस्था पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और कर लिया है, इसलिए राहुल गांधी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडिया अलायंस भी राहुल गांधी के बयान के साथ नहीं खड़ा है, उसके कुछ घटक दल। तो आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा सीएनबीसी आवाज पर। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने जो कहा उसका सीधा सा मतलब है कि अब उनकी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य से है। ये बयान आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई अब उनके अपने नेता ने ही उजागर कर दी है। पूरा देश जानता है कि वो भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं और यही बात अब खुद राहुल गांधी ने भी कह दी। संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत को सच्ची आजादी मिली थी। इसी बयान का विरोध करते करते राहुल ने इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध का दावा करते हुए मोहन भागवत को अरेस्ट करने तक की मांग उठा दी। मैं मानता हूं किसी की अज्ञानता की कोई उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध करने की बात करके राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के बीच एक बड़ा सियासी सेल्फ गोल कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासी विरोध में देश हित पर चोट। देश हित के विरुद्ध राहुल गांधी के युद्ध का विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं। 25 मई 2022 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में थे राहुल गांधी। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है, इसके बाद भी बहुत विरोध हुआ था। राष्ट्र शब्द एक पश्चिमी सोच है और भारत सिर्फ राज्यों का एक संघ है, यानी भारत को एक देश मानने से इंकार किया था राहुल गांधी ने। 18 मार्च 2023 लंदन। जब भी बाहर जाते हैं कुछ बड़ा भूचाल मच ही जाता है, लेकिन इस बार तो हिंदुस्तान में ही मचा है। अमेरिका से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं 18 मार्च 2023 को। और लोकतंत्र बचाने का दावा करने वाले यूएस और यूरोप चुपचाप सब देख रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे थे कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से इंटरवीन करे भारत के मामले के अंदर। यह सोच है राहुल गांधी की। अब 10 सितंबर 2024 को आते हैं वर्जीनिया, यूएस में क्या बोलते हैं। भारत में लड़ाई है कि क्या कोई सिख पगड़ी और कड़ा पहन सकता है। इतने सिख रहते हैं यहां पर, सब पगड़ी धारण करते हैं, सब कड़े धारण करते हैं। किसने किसको रोका है। अब मैं आता हूं 10 सितंबर 2024 अमेरिका के अंदर भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। पाकिस्तान की फंडिंग से पीओके गई थी इल्हान उमर। ये वे तमाम चीजें हैं जो देश विरोधी हैं, जो देश हित के विरुद्ध है। 15 जनवरी 2025 ये आज का दिन है। अब हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं है, बल्कि भारतीय राज्यों के साथ भी है, यानी इंडियन स्टेट के साथ भी है। कर्नाटक के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, पंजाब के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, दिल्ली के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, गुजरात के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, हरियाणा के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी।
इंडियन स्टेट के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है क्या? इंडियन स्टेट के साथ अगर किसी की लड़ाई है तो वो नक्सलियों की लड़ाई है। इंडियन स्टेट के साथ किसी की लड़ाई है तो वो आतंकियों की लड़ाई है। इंडियन स्टेट के साथ किसी की लड़ाई है तो वो भारत विरोधी ताकतों की लड़ाई है, जॉर्ज सोरोस की लड़ाई है। अब बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, बीजेपी को घेरने के चक्कर में राहुल देश की एकता, अखंडता और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मैं इसलिए यह आज सवाल पूछ रहा हूं, यह सवाल बहुत मौजूद है और यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुधांशु त्रिवेदी जो इसमें बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है और राज्यसभा एमपी हैं, मेरे साथ जगदीश शर्मा है कांग्रेस पार्टी के, राहुल प्रियंका सेना के, विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, मेरे साथ इस चर्चा में सुनील यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, फॉर्मर एमएलसी, मेरे साथ इस चर्चा में सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे। 40 सेकंड में आपके बाद आता हूं। राहुल गांधी की लड़ाई अब भारतीय स्टेट्स के साथ है, इंडियन स्टेट्स के साथ है, इस बयान के क्या मायने हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। उन्होंने ये कहा है कि वेरियस एलिमेंट्स में जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें संघ के लोग घुसे हुए हैं और इस वजह से जो इंडियन स्टेट है उसके जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं समहाउ उसके अंदर एक संघ की प्रेजेंस है, तो हमें उससे भी लड़ना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। उसको यह कहना कि साहब राहुल गांधी देशद्रोही है, नहीं, मैं बिल्कुल टोटली एंडोर्स करता हूं जो राहुल गांधी ने कहा है। आउट ऑफ द टर्न प्रमोशंस आर गिवन टू पीपल फ्रॉम द संघ, वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, प्रोफेसर्स बनाए जा रहे हैं, भर्ती हो रही है पुलिस के अंदर और जगह जगह इतिहास को रीराइट किया जा रहा है उस तरीके से जो गलत है, जो अलग विषय है, लेकिन जो राहुल गांधी ने बोला, एक सेकंड, राहुल गांधी ने क्या बोला जरा आप कोट करें या मैं करूं? मैं बताता हूं। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश में हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी और जी बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट के साथ लड़ रहे हैं, इसका मायने क्या है? जी इसका माने यह है कि इस वक्त भारत के अंदर स्टेट का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट में आपके सभी स्तंभ आते हैं, इंक्लूडिंग द एजुकेशन, आपके लॉयर्स हो गए, आपका मीडिया हो गया, आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, सब कुछ है और वो सारा कहीं ना कहीं कंटैमिनेट हो रहा है संघ के थॉट प्रोसेस से। ठीक है, ओके ओके, मैं रुक करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और एनडीए का, हमारी लड़ाई उनसे है। मिश्रा का, ओके यू मेड योर पॉइंट। यू में सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा प्रश्न ये है, आज हरदीप सिंह पुरी, सरदार हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलो जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराएं। देखिए, ये मानसिक स्थिति नहीं है, मानसिक दिवालियापन की बहुत अच्छी एक नमूना पेश किया है उन्होंने। एक बात समझना पड़ेगा अमिश देवगन जी कि जो राहुल गांधी अमेरिका और कैम्ब्रिज में जाकर भारत विरोधी तमाम तरह के बयान देते हैं, यहां तक कहते हैं कि सिख अब कृपान और कड़ा नहीं पहन सकते और दूसरे देश को हस्तक्षेप करने, भारतीय संविधान द्वारा अखंड भारत में हस्तक्षेप करने की एक तरह से प्रोवोक करते हैं। जिस इंदिरा गांधी के नाम पे आपने ऑफिस बनाया, जिस इंदिरा गांधी ने भारतीय अखंडता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा काम किया, बांग्लादेश का भी विभाजन किया, उसके पौत्र राहुल गांधी इस तरह की हरकतों में शामिल होंगे, ये मानसिक दिवालियापन की निशानी तो है ही। कांग्रेस पार्टी इस बारे में खड़गे अध्यक्ष जो हैं उनके स्पष्ट करे कि क्या राहुल गांधी की भाषा कांग्रेस की पूरी पार्टी की भाषा है? क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय स्टेट से युद्ध लड़ना चाहती है? क्या इसके लिए वो नक्सलवादी की तरह, नक्सलवादियों की तरह कोई सेना बनाने जा रही है? कोई देश में सरकार, व्यवस्था, संस्था, सत्ता यदि आपके पास नहीं है, कोई अन्याय है, तो देश में सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई बार फटकार लगाया गया, कई बार वो हारे सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। नहीं, एक पॉइंट समझिए, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कभी सम्मान नहीं किया। ये बात साबित करता है रफाल में वो हमेशा प्रधानमंत्री को कोसते रहे और कहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की होगी। तो वो राहुल गांधी कहीं न कहीं स्टेट को कमजोर कर रहे हैं और स्टेट को कमजोर करना ही स्टेट की तरफ युद्ध लड़ने जैसा है। संविधान का कोई भावना नहीं है संविधान। भारतीय स्टेट के साथ लड़ाई के मायने क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि और राहुल गांधी तो ये तक कह चुके हैं कि भारत एक देश नहीं है, ये एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है यू आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सभी लॉज के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन की लिस्ट अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है।
वो तो है। राहुल गांधी और कहते हैं ये भी देश ही नहीं specified है। है, लेकिन दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट नहीं, ऐसा देखिए, ये सब बातें बड़ी लूज टॉक्स है। राहुल गांधी एक मैच्योर, तो राहुल गांधी लूज टॉक कर रहे हैं क्या? नहीं, और इंडिया ब्लॉक लड़े को हैं। स्पष्ट करना चाहिए राहुल गांधी नहीं, क्या कर कोई रहे लूज इंडिया टॉक नहीं ब्लॉक कर रहा है, तो उसका खत्म हो मिस गया। इंटरप्रिटेशन इंडिया हो रहा ब्लॉक की तो कहानी है। अगर वो संघ के खिलाफ लड़ रहे हैं तो सही लड़ रहे हैं। संघ सर, खत्म कर देगा इस दूसरा मुल्क है, को। भारतीय संघ की बात हो रही है, आप संघ को आरएसएस ही सिर्फ समझ रहे हैं। नहीं, भारतीय प्रॉब्लम ये संघ तो सही है, भारतीय RSS संघ के सब BJP साथ ने है। आपको 3 भारतीय संघ को बचाना है। उसके बाद आपको संघ ही संघ दिखाई दे रहा है। रात मैंने को क्या सोते हरा हुए दिए? संघ, सुबह जागते हुए मोहन संघ, भागवत, संघ, आप मुझे संघ। बताइए। ये मैं भारतीय संघ की बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं कहूंगा तो यहाँ सबको बुरी बात लग जाएगी। मोहन भागवत होते कौन है कहने वाले कि देश की कल्चरल इंडिपेंडेंस तब हुई जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और यहाँ चाटुकारिता में भी बिछ जाएंगे लोग, आप देखिएगा इसी पैनल के ऊपर। क्या आप कहना चाहते हैं 1947 के बाद नहीं, मेरे पैनल के अंदर आज एक व्यक्ति है, मेरे साथ हिंदू पैनल पूजा में नहीं कर सकता था? आज एक नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, जिन्होंने बकायदा कहा था कि 2014 से पहले भारत आंशिक तौर पर एक मुस्लिम राष्ट्र था। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, his famous press conference at BJP headquarters. सुधांशु त्रिवेदी जो And मर्जी okay, कहें। मैं उनका रुख हाँ, करता हूँ। His big, इनकी बहुत फेमस, बहुत ज्यादा फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, मैं उसको याद कर सकता हूं अभी। लेकिन आपने बोला कि ये मोहन भागवत ने क्या बोला 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो एक ब्रिटिश डेली में आर्टिकल छपा था कि रियल टर्म्स में इंडिया को इंडिपेंडेंस अब मिली है। एक ब्रिटिश डेली में आर्टिकल छपा था कि रियल टर्म्स में इंडिया को इंडिपेंडेंस आज मिली है। मैं तो नहीं मानता। इट वाज आर्टिकल। मैं नहीं मानता, आप मानिए। देखिए, मेरे हिसाब से 1947 है। आपके हिसाब से 2014 होगा। शाउटिंग मैच। देखिए विवेक, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, शांति से इंटेलेक्चुअली डिबेट करिए। शाउटिंग मैच नहीं करना ना मुझको। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, यू आर आल्सो लर्नड। सुधांशु जी इज आल्सो क्वाइट लर्नड। माय हम्बल सबमिशन टू यू, हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये मेरा इको हो रहा, ठीक करा दीजिएगा जी। देखिए, एक कहावत होती है, वो पुराना एक गीत था ना, होगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे। अरे भाई, ये बहुत ज्यादा इको हो रहा है। ये जो बिगड़े दिल शहजादे के मुंह से कुछ निकल गया, तो चाटुकारिता में कैसे कैसे लोग, कांग्रेस तो छोड़िए, लेफ्ट वाले भी अपना उसमें लगे हुए हैं भाई साहब। सबसे पहली सरकार तो आप ही की बर्खास्त हुई थी 1957 में, EMS नंबूदरीपाद की, केरल की सरकार, भूल गए भैया। चलिए, अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता में स्टेट का अर्थ होता है केंद्र और राज्य की सरकारें, और संविधान के 72वें 73वें संविधान संशोधन के बाद उसमें जो हमारे नगर निगम और जिला पंचायत भी हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जो संज्ञा दी गई थी, वो LOP बनने के बाद भी उनका मना स्थिति उसी संज्ञा में फंसा हुआ है जिस बात को कहने के लिए रोका गया था, या फिर वो सोरेज सीक्रेट सर्विस से जो कुछ आता है सिग्नल, उसके ऊपर जाके फंसे। अरे विवेक जी को मैं बताना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को क्या हुआ, हम आजाद हुए तो हमें नेहरू जी को शपथ माउंटबेटन ने क्यों दिलवाई भाई? कोई ऐसा उदाहरण है कि गुलाम बनाने वाले देश ने शपथ दिलाई हो? चलिए, और उसके बाद 1 साल तक माउंटबेटन किस खुशी में गवर्नर जनरल रहे? वो तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति समर्पित थे। चलिए और आगे सुनिए, अभी आराम से सुनिएगा। उसके बाद पता है आपको भारत का आर्मी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1949, जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर। भारत का एयर चीफ कब तक ब्रिटेन रहा है? आंख मत मटकाओ, मेरी पूरी बात सुनो भाई साहब। 1954 एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कब तक रहा है? 1958 एडमिरल स्टीफन कॉर्नवालिस। 1958 तक भारत का नेवी चीफ अंग्रेज रहा है, और भारत की नेवी का नाम रॉयल इंडियन नेवी, जो ब्रिटिश टाइम के रॉयल इंडियन नेवी कहलाती थी, वो 1950 तक, 1968 तक। बीच में चिल्लाइए नहीं विवेक जी, आपकी यही गलत आदत है, पूरी बात नहीं सुनते, समस्या आती है। कोई बात नहीं, पूरी बात आपको सुना गया। 1968, अब सुनिए, 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे रहती है। 1973 में अमर जवान ज्योति बनी, वरना उससे पहले इंडिया गेट पे सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों के नाम लिखे, उनको जाके सलामी देता था भारत का प्रधानमंत्री। 1997 तक भारत का जो बजट आता था वो शाम 5 बजे क्यों आता था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में तय हुआ था कि जब लंदन में 11:30 बजे होंगे, यानी दिल्ली में 5 बजे होंगे, तब बजट आएगा। 50 साल भारत का बजट 5 बजे तक आता रहा। इसलिए यह थी ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता जो हमारे उसमें। और आगे सुनिए विवेक जी, कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह ने लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारी सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार पर अमेरिका का बहुत गहरी दखलंदाजी थी। अमेरिका नहीं चाहता था मैं विदेश मंत्री रहूं, इसलिए मुझे हटना पड़ा। उन्होंने आगे यह लिखा है कि उस समय
ये बताइए विकीलीक्स में बात आई थी कि नहीं, कि हिलरी क्लिंटन ने यह कहा कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे, प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? यह कौन सा सिस्टम था जिससे हिलरी क्लिंटन को पता लग रहा था? और मैं नहीं कह रहा विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है, पर आज तक राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया कि उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ यह कहा कि लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद उतने खतरनाक नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म। क्या बात करते विवेक जी और आपकी पार्टी। मित्रों आर्काइव केजीबी वन द वर्ल्ड पार्ट 2 में क्या क्या लिखा है कि 70 के दशक में ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव सब केजीबी के कब्जे में थे। उन्होंने यहां तक लिखा है कि सीधे कांग्रेस पार्टी को पैसा आता था, मुकदमे दर्ज करने चाहिए कांग्रेस पार्टी को जाके, मगर सोच समझकर उन्होंने लेटर्स तक कोट किए हुए हैं। तो भारत बहुत बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार गुट के माजिद मेमन ने सवाल उठा दिया है कि राहुल का बयान समझने से समझ से बाहर है। इंडियन स्टेट तो हमारा ही है, तो फिर राहुल का युद्ध किसके साथ है? इस बयान को समझना मुश्किल है। अब कुल मिलाकर इंडिया अलायंस की पार्टियां पल्ला झाड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया इस पूरे बयान के साथ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स भी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, आज कांग्रेस पार्टी का ऑफिस का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था। देखिए, मैं कहूंगा कोई भी समझदार व्यक्ति पल्ला ही झाड़ेगा, और राहुल गांधी जी ने तो अपने गांधी नाम को शर्मसार कर दिया। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, प्रतिदिन का उनका आदर्श था, राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, और अंतिम शब्द हे राम जो लिखा है। अरे जिस दिन राम की समाधि पे लिखे राम जब जेल में थे, वाह, तो आजादी पूरी थी? नहीं। जब वो गुलामी के ढांचे में थे, आजादी पूरी नहीं थी। जो गांधी की समाधि पे राम दिखा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। तो अगर देखा जाए तो गांधी के विजन के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा जो भागवत जी ने कहा है, वो 22 जनवरी 24 को हुई। एक भी फैक्ट गलत बोला हो तो विवेक जी बता दीजिएगा। ओके विवेक आंसर दिस, देयर आई विल गो टू सुनील यादव एंड जगदीश शर्मा। ओके सुनील, ओके विवेक 40 हर पॉइंट को सुनिए। माजिद मेमन ने किनारा कर दिया, आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया। नहीं, वो ठीक है, वो तो अभी एक इलेक्शन चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड है। नहीं, एनसीपी का कौन सा इलेक्शन चल रहा है? यही कह रही थी जब अरविंद केजरीवाल, शरद पवार महाराष्ट्र में कौन सा इलेक्शन चल रहा है? जब हाँ, वो ठीक है, एक नेता ने बोला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी यही बात कर रहे थे जब जेल भेजे गए थे कि ईडी के ऊपर टोटल तरीके से संघ और बीजेपी का कब्जा है। सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर यही कहते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए सर्वाइव करना, इलेक्शन को लड़ना। जिस तरीके से बड़ी पूंजीवादी ताकतें भाजपा के साथ खड़ी हुई हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। जब ट्रांजिशन होता है इंडिपेंडेंस का, तो आप ये बैठे हुए हैं यहाँ पे सांसद हैं, ये कह रहे हैं साहब कि नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, पर जितने थे सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि मोहन भागवत जी ने जो बोला था, एक सेकंड, जो आरएसएस चीफ ने बोला, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, जो मोहन भागवत जी ने बोला कि उस जिस बयान को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या आपको नहीं लगता 22 जनवरी 2024 को वाकई जो महात्मा गांधी का हे राम था उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है? महात्मा गांधी के राम अलग थे क्या, जिन प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या के अंदर? बिल्कुल नहीं, कैसे थे राम, कैसे अलग हो गए? बिल्कुल, राम कैसे अलग हो गए? मैं तो बड़ा क्लियर बोलता हूं। आप कौन से राम को मानते हैं? एक महात्मा गांधी वाले राम, एक गोडसे के राम, एक गांधी के राम, दोनों राम अलग राम एक ही है, दोनों का राम कंपैरिजन नहीं है। आजकल गोडसे के राम नहीं, ये कहने की बात है सबके राम एक हैं। जिसने गांधी को मारा जाकर के उससे पूछो उसका राम कौन था, उससे पूछना चाहिए। और कौन उस फिलॉसफी को और आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, ये पूछना चाहिए यहाँ पर। हाँ, मर्यादा ये सब बातें श्री राम, आप मुझे मैनिपुलेट मत करिए मेरी बात को। गोडसे के राम अलग थे, गांधी के राम अलग थे। गोडसे ने गांधी को मारा, गोडसे इस देश का पहला टेररिस्ट था और वो हिंदुवादी संगठन का था। तो राहुल गांधी था जिसने गांधी ने मुखालिफत करी। मतलब राम मंदिर के ऊपर इतनी खुंदक हो गई, राम मंदिर बनने को लेकर इतना गुस्सा हो गया कि भारतीय स्टेट्स के साथ लड़ाई लड़ेंगे। मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से इतना बड़ा गुस्सा हो गया कि भारतीय स्टेट के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तमिलनाडु के साथ लड़ाई लड़ेंगे, कर्नाटक के साथ लड़ाई लड़ेंगे, पंजाब के साथ लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली के साथ लड़ाई लड़ेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भाजपा का पॉलिटिकल इवेंट था, 2024 के इलेक्शन का उद्घोष था। यह बहुत से धर्मगुरु कह चुके हैं और मैं कोट भी कर चुका हूं कई बार। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु 50 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, मेरा निवेदन है। सुधांशु नहीं बोले, आपने बोला 1.5 मिनट, बोलिए। देखिए सुधांशु 50 मुझे आज विवेक जी की बौखलाहट, खिसियाहट पूरी तरीके से समझ में आती है। वो किस ढंग से अनर्गल बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोलता हूं। सुनिए महोदय, राम मंदिर का विषय 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ। 22-23 दिसंबर को, 26 नवंबर को हमारा संविधान लिखा गया। उसके बाद 1961 में जाकर
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। 1976 में नेचुरल खुदाई में, उसका राम मंदिर आंदोलन नहीं था, अपने आप खंभे निकले। उसके बाद 1984 अक्टूबर में आंदोलन शुरू हुआ, 1 फरवरी 86 को ताला खुदा। मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए। 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हुआ, 30 अक्टूबर 90 को कार्यशाला हुई, 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरा। अब सुनिए मेरे भाई, काहे आए बाएं बोलने लगते हो भाई। अप्रैल 2003 में कोर्ट के आदेश में खुदाई हुई जिसमें खंभे निकल के आए। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट का जजमेंट आया, फिर बोलने लगे, आए बाएं बोलना शुरू कर दिए मेरे भाई। और 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आया। क्या बोल रहे हो यार, 67 साल में एक एक डेट गिना दी इनको लगातार। मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा सर, बोलना ही नहीं चाहिए। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं, लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने 18 मई 2014 को अपने एडिटोरियल में लिखा था, और उसका शीर्षक था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, कि 16 मई 2014 जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला, उसने जानते क्या लिखा था? 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। उन्होंने कहा इससे पहले जिन लोगों के हाथ में शासन था वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रभाव उनके ऊपर था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जो कि पूर्णता भारतीय है, उसमें ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है। ये खड़े हुए देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। कम से कम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो लिखती है। ये विदेश की मल्टीनेशनल के इंडियन ब्रांच में भाषण दे रहे इंडियन स्टेट के। ठीक है विवेक, मैं जगदीश शर्मा के पास जाता हूं। जगदीश शर्मा, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, और जगदीश शर्मा किसी के बीच में नहीं बोलते। देखिए जगदीश शर्मा जी, आप बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। आज आपके नए भवन का उद्घाटन था, वहां पे कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया, उसकी तस्वीरें भी आई सामने। लेकिन उद्घाटन हुआ और राहुल गांधी के एक बयान से बवाल मच गया। क्या कांग्रेस पार्टी यह प्लान कर रही है कि वो भारतीय स्टेट्स के साथ लड़ाई लड़ेगी? पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा, इको आ रही, थोड़ा इको ठीक करा दे अमीर जी, बिल्कुल आ रही है बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सभी संस्थाओं पर आरएसएस का और भाजपा का कब्जा होगा, हम उनसे भी लड़ना है। सीधा सीधा कहा उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मीडिया को उन्होंने काम दे दिया, रोजगार दे दिया, जब से काम में लग गए, सब मुद्दे छोड़ दिए हैं। सुधांशु जी कह रहे थे बीच में बैठ में, सुधांशु सुनता हूं। सुधांशु जी हमेशा इतिहास की बात करते हैं, नेहरू जी की, गांधी जी की, 1947 की, पर अपने देश के मुखिया की बात कभी नहीं करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये बार बार चिल्लाते थे चैनलों पे कि भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और इन्होंने जो हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे गुजरात को उनको अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कहना कि मैं समझता हूं इतिहास तो दोहराया गया, आपने भी सरदार पटेल, इतिहास तो दोहराया गया। अब अडवाणी जी को बनना था, बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं, अडवाणी जी को नहीं बनना था। अडवाणी जी नरेंद्र मोदी कैंपेन चीफ भी थे। मैं बता रहा हूं भाई, कैंडिडेट, वो कैंपेन चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वही थे भाई। मोदी जी के आने से पहले, अमीर जी, मोदी जी के आने से पहले कैंडिडेट वही थे। इस भारतीय जनता पार्टी को वही उभार के लाए थे, लेकिन अपने अब नहीं बन पाना। तो फिर ये तो एक इतिहास दोहराया गया ना, फिर इतिहास दोहराया गया। इतिहास की बात करते हैं। नहीं, इतिहास में जगदीश भाई, इतिहास तब दोहराया जाता कि मोदी जी के नाम पर चुन के आते और अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाया दिया जाता। ये मैं बता दूं, इतिहास तब दोहराया जाता, इतिहास तब दोहराया जाता। सरदार पटेल को सारे वोट पड़े थे, लेकिन बताया पंडित नेहरू को। तो भाई गांधी जी की अनुकंपा पर पंडित नेहरू बने प्रधानमंत्री। के नाम पर भी देश जीत के नहीं आया था। ठीक है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी के नाम पर भी देश जीत के नहीं आया था। जी, सुधांशु त्रिवेदी। मैं पूरी बात कर लूं, मैं अपनी पूरी बात। ठीक है, शर्मा जी आप पूरी बात रखिए, शर्मा जी आप पूरी बात रखिए, आप वरिष्ठ हैं, पूरी बात रखिए। देखिए हिंदुओं की सरकार है, कुंभ का मेला चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता जो पदों पर बैठे कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देशद्रोही, कलंक, बेशर्म, इनके मिनिस्टर। मुझे दुख है, क्या यही सीखते हैं? यही हिंदू धर्म कहता है? मेरा हिंदू धर्म इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है। कहना कि उस आदमी को कह रहे, उस राहुल गांधी को, जिसके पिता ने, दादी ने देश को आजाद कराने में अपने शहीद जान दे दिए, प्राण दे दिए। सुधांशु जी, एक आदमी बता दिया, आप इतिहास की बात करते हैं, एक आदमी बीजेपी का बता दीजिए जिसने देश को आजाद कराने में जान दी हो। गुड पॉइंट, इतिहास की बात करते हैं, इतिहास देश को बताएं। ओके, जगदीश शर्मा इज अ कांग्रेस लवर एंड राहुल गांधी और प्रियंका सेना जो एक बनी है उसके इंचार्ज है, अध्यक्ष भी हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं जगदीश भाई।
थोड़ी सी जानकारी अपनी पार्टी के बारे में रख लिया करिए। मैं अपनी और आपकी दोनों का बताता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के ऊपर निर्णय हुआ 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। मैं स्वयं उपस्थित था, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मोदी जी ने कहा मैं उस बैठक में नहीं बात जाऊंगा, तो मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कार्यालय में बैठाना हमारी ही जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई गई थी और सारा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था। शाम 6:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ, यह था उनका। और जिस तरीके से नेहरू बने थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत तय किया गया कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस के सारे प्रदेश कमेटियों से बुलाया गया डिटेल। 1 वोट पट्टाभी रमैया को और 1 वोट कृपलानी को मिला और सारे वोट मिले सरदार पटेल को, 0 वोट मिला नेहरू को। इसका उल्लेख है आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में। उसके बाद अध्यक्ष रहे कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में। अरे एक एक चीज का वर्णन है, कैसे इशारा किया गया कि विड्रॉ कर लो। और उस समय के बहुत बड़े पत्रकार दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में। और 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष और 2 सितंबर 46 को उसी के तहत वेवल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। थोड़ी जानकारी लेके तथ्यों के आधार पर बोले तो मेरे विचार से ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप फैक्चुअल ढंग से चीजों को ज्यादा बेहतर रख पाएंगे। जी जगदीश शर्मा जी मैं कोट कर रहा हूं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को। ने बोला राहुल गांधी को बोलो जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराए। शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद दोड़ा ने भी राहुल गांधी पे बड़ा हमला कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मैं कांग्रेस में था मैं समझाता था आलोचना सही है लेकिन नफरत ठीक नहीं है, नफरत खराब है। ये बयान देश के लिए खतरनाक है। जगदीश शर्मा, मिलिंद दोड़ा सेज दिस। जगदीश शर्मा आपको ऑडियो नहीं आ रहा, आपके पास मैं वापस आता हूं। सुनील यादव इंडिया अलायंस के 2 घटक दल तो इस पूरे मामले से दूर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या राहुल गांधी जब यूपी की स्टेट से लड़ेंगे तो अखिलेश जी का साथ होगा या अखिलेश जी विरोध में होंगे? देखिए अमीश भाई, इस देश में कोई भी देश से बड़ा नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, पत्रकार हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कोई आम आदमी भी हो, कोई अपने देश से नहीं लड़ता है। एक मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने बात कही वो एक 95% जो बात सच है उसको छिपा करके जो उनसे 5% निकला है, पूरा देश उसी पर बहस कर रहा है। क्या यह सच नहीं है क्या कि निकला आरएसएस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सारे संवैधानिक संस्थानों में भर दिया है? विश्वविद्यालयों में वीसी कौन बना है? डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर कौन बना है? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए अमीश भाई। नहीं देखिए ये तो बड़ा ये देखिए सारे के सारे लोग हो गए। देखिए अगर कोई काबिलियत से ना बने तो आप सवाल खड़ा करिए। बात रख लें बिल्कुल, आप अगर कोई काबिलियत से ना बने तो आप उस पर सवाल जरूर खड़ा करें, वो आपका लेजिटिमेट राइट है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और वीसी सफाई बनाएंगे, ये आपको लगता है ऐसा होगा? ये लेफ्ट के वीसी बनेंगे, ऐसा क्यों होगा? मतलब क्यों करेगी बीजेपी ऐसा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करेगी। नहीं तो आप इसका आपके मतलब दौर में तो आरोप ये लगता था आप तो दरोगा भी ऐसी लगाते थे। चाह रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं कि बांदा विश्वविद्यालय में एक जात विशेष के लोग भर्ती हो गए, उनके अलावा उत्तर प्रदेश में किसी में काबिलियत नहीं है? यही बताना चाह रहे हैं आप? जो भारतीय जनता पार्टी बताना चाह रही है वही आप भी बताना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5% जो राहुल गांधी ने किसी दलित में आपके अनुसार जो 5% 95% बात थी, 5% गलत थी, वो क्या थी? सुनील यादव जी माशाल्लाह आज आपका कोट बड़ा शानदार लग रहा है। तो वो 5% बात कौन सी गलत थी? नहीं देखिए मैंने पहले ही कहा किसी बड़े डिजाइनर का कोट लग रहा है आज। इस देश से कोई नहीं लड़ सकता। अरे पिछड़े समाज के लोग कौन से बड़े डिजाइनर का कोट पहन सकते हैं? नहीं ऑन अ लाइटर नोट, मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं। पीडीए के लोगों की आवाज उठाते रहिए जो माननीय अखिलेश यादव उठा रहे हैं। खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए तारीफ करी मैंने आपकी। पहनेंगे हर वक्त हम डिबेट ही करते रहते हैं, आप बेहतर लग रहे हैं। खूबसूरत लग रहे हैं। टोपी भी शानदार लग रही है, आपका कोट भी शानदार लग रहा है, ये जर्सी बहुत अच्छी लग रही है, जच रही है आप पे। चलिए वो 5% वाली बात कौन सी थी राहुल गांधी वाली? मैं केवल एक बात कह रहा हूं,
अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हमको इंडिया स्टेट से लड़ना है, तो उसको कैसे कोई अच्छा कह सकता है? ये तो कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा कि उनकी भावना क्या थी, उनसे गलती से निकला या किस संदर्भ में वो कह रहे थे। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने 1947 से लेके 1992 तक सारा गिना दिया। वो वही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से 14 तक ले आएं और ये साबित कर दें कि ये भारत माता को आजादी 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब मिली है। ये देश में कुछ अज्ञानी साथी हैं जो इस बात की पैरवी करते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अरे मुझे एक दो बातें और उनसे कह लेने दीजिए। अब आपने 3 साढ़े 3 मिनट बोला सर। सुधांशु भाई नहीं बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। सुधांशु त्रिवेदी 1 मिनट, योर्स मेक योर पॉइंट। ओके, छोड़ा सुधांशु त्रिवेदी सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपने ले लिया, आपने अज्ञानी बोला, जवाब तो ले लीजिए अब। ओके, मैं आगे आपको मौका दे रहा हूं, आप ही को सुनील भाई मौका दे रहा हूं। माशाल्लाह जर्सी में बहुत चल रहे हैं, आपके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। मैं उन सब लोगों को अज्ञानी बोल रहा हूं जिनको लगता है 2014 में आजादी मिली। ठीक है, मैं सुधांशु भाई से ये अनुरोध करूंगा कि आज अमीश भाई के कार्यक्रम में जो भी बता रहे थे, मोदी जी को हम रिसीव करके हमने अध्यक्ष के कमरे में बिठाया, तो उस समय जो आपकी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश ठीक है सुनील यू मेड योर पॉइंट। सुनील जी यू मेड योर पॉइंट अज्ञानी वाली बात पर। सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब। हाँ भैया, ऐसा है सुनील जी, आपने एक बात जो कही थी 5% गलत बोला था कि किसी के खाने में केवल 5% जहर मिला दिया जाए और 95% बिल्कुल ठीक हो तो वो प्राण घातक हो जाता है। इसलिए ये 5%, आप जिस कमरे में बैठे ना उसमें केवल 5% कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो आपके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, हमारे आपके किसी के भी। इसलिए ये 5% कह के, और ये 5% का आपने आकलन कैसे किया ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि 5% गैस 2 मिनट में 95% एरिया को कवर कर लेती है। खैर वो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, मगर सुनील भाई आप भी भद्रता से डिबेट करते हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक डेट कोट की है कि 47 के बाद 49 तक आर्मी चीफ, 54 तक एयरफोर्स चीफ, 58 तक नेवी चीफ, 73 तक अमर जवान ज्योति में सिर्फ अंग्रेजों के सैनिकों के नाम, 68 तक वो साहब, 97 तक कोई मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि साहब एकदम ऐसी अज्ञानी बात करे। कौन ज्ञान की बात कर रहा, कौन अज्ञानी? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मगर अज्ञान की बात कौन कर रहा, कौन गुमराह, या जानते क्या ज्ञानी आप भी हैं, मगर क्या बताएं जो टोपी आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये लाल, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी नहीं हो पा रहा। क्या बताएं, ये जो लाल सलाम वालों ने दिमाग के ऊपर ऐसी लाल वो भर दी है कि जिस कारण से भारत की वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत की स्टेट के विरुद्ध सुनील यादव देना चाहिए। सुनील यादव, शॉर्ट कमेंट 40 सेकंड। सुनील यादव, हमने इमरजेंसी में भी नहीं कहा कि स्टेट के खिलाफ लड़ना है। लेकिन सुनील यादव ये बात तो कोई लेजिटिमेट नहीं है कि स्टेट्स के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि जब उत्तर प्रदेश से राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे तो अखिलेश जी राहुल जी के साथ होंगे या राहुल जी के खिलाफ होंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी 27 में, लेकिन हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन हराएगा। एक ठीक एक अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं। एक तो सुधांशु भाई, मैंने आपको अज्ञानी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इस देश में कुछ अज्ञानी साथी हैं जिनको ये लगता है कि ये देश या भारत माता 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुई। एक दूसरी बात आपने टोपी पे कही है, ये लाल टोपी काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लगती है कि नहीं लगती? आपको भी लगती होगी। काली टोपी कोई टोपी होती है? काला कोई प्रतीक होता है? लाल प्रतीक तो कम से कम क्रांति का होता है, विरोध का होता है, सम्मान दिलाने का होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का होता है। काला किस लिए होता है? जो आप लोग काली टोपी लगाते हैं, आपके नेता काली टोपी लगाते हैं, मैं टोपी पे बहस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कम से कम काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लाल टोपी है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। काली टोपी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोपी की जिक्र कर रहे हैं, मैं व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं। सुधांशु, मैं बताना चाहता हूं, जो काली टोपी के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कह रहे थे, और लाल टोपी दोनों का बताता हूं। ये लाल टोपी जानते किसका? विदेशी क्रांतियों का प्रतीक है, जहां खून खराबा करके सत्ता का परिवर्तन होता है। और आज तक देख रहे हैं भारत में क्रांति का प्रतीक भगवा रंग है,
जो आत्म बलिदान और आत्मोत्सर्ग का प्रतीक है, जिसके लिए भगत सिंह ने बोला था मोरा रंग दे बसंती चोला, जिसके लिए कहा गया था जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भाई वो लाल नहीं थी, लाल तो रूस और चीन की भयंकर खूनी संघर्ष, जिसमें अपने ही करोड़ों करोड़ लोगों को मरवा दिया, चाहे स्टालिन ने, माओ ने, पोल पोट ने, चाउसेस्कू ने। खैर अब आते हैं वर्तमान स्थिति के ऊपर। वो लाल और नीली छोड़ दीजिए, काली टोपी ने क्या काम किया आपको बताता हूं। इस देश में दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, जो काली टोपी पहनने वाले आरएसएस के लोगों का। अब सुनिए, ट्राइबल एरियाज में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम। वो कौन है? वो काली टोपी पहनने वाला आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के लोगों का। एक अकेला संस्थान जिसके 30,000 स्कूल है, विद्या भारती, 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर, वो आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ, कंबाइंड यूनियन ज्यादा होगी लेफ्टिस्ट की, वो आरएसएस के लोगों का। भारतीय किसान संघ आरएसएस के लोगों का। और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके दोनों प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक। तो अभी काली टोपी को दिमाग में, मन में कालिख रख के मत देखिए, ईमानदारी से देखिए तो दिखाई पड़ेगा। लाल टोपी का तो रहस्य मैंने बता दिया। जी ओके अपने ही लोगों के ऊपर कहर ढाने वाली। ओके सुनील यादव, लेकिन ये राहुल गांधी ने जो टोपी डाली हुई है, ये टोपी कौन सी है जिसमें वो बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट्स के साथ लड़ने की? देखिए अमीश और भाई, बीजेपी कह रही है कि विरोधी शक्तियों के साथ, देश विरोधी शक्तियों के साथ राहुल गांधी का हाथ। मैं केवल एक बात कहूंगा, जहां तक भगवे की बात आई है, तो भगवा स्वाभाविक है, हमारे आस्था का भी प्रतीक है, हमारी क्रांति का भी प्रतीक है, हमारे देश का भी प्रतीक है। तो भगवा आप कहां ले आते हैं? ये जब भी फंसते, मैंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, महिला, देश की सीमा, रुपए पे भगवा करने वाले हैं क्या? करिए तो ये करते क्या है? नहीं, वो करते क्या हैं? ये भगवान राम के पीछे छिपते हैं। इन्होंने कहा सांस्कृतिक आजादी कब मिली? जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो गए। और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होते ही भगवान राम को याद आया कि अरे ये तो हमारे नाम पर चंदा चोरी बीजेपी वाले कर गए, जमीन घोटाला बीजेपी वाले कर गए, सबसे पहले अपनी नगरी से इनको हरा दो। अयोध्या से हरा दिया, तब भी नहीं सबक सीख रहे हैं कि भगवान लेकिन नगरी से हरा दिया, लेकिन देश में तीसरी बार जिता दिया। लेकिन उन्हीं राम ने नगरी से हराया लेकिन देश में जिताया। यानी आप कह रहे हैं कि अयोध्या नगर की एक लोकसभा हारना तो बड़ी बात है, लेकिन देश जीतना छोटी बात है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। अमीश भाई जी, जब भगवान राम ने अपनी नगरी से समाप्त करना शुरू किया है, तो जितने देश में, दुनिया में भगवान राम के भक्त हैं, अगली बार सब अपनी अपनी नगरी से भाजपा को समाप्त कर देंगे। देखिए, धार्मिक विषय भी है और आध्यात्मिक विषय भी है और राजनीतिक विषय भी है। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिप्लाईज बस। देखिए, प्रभु की लीला को समझ पाना लाल टोपी वालों के बस की बात नहीं है। प्रभु ने, आपने कहा कि हम अयोध्या हारे, बस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, नासिक हारे, रामटेक हारे, रामेश्वरम हारे। ये वो थे जो कहते थे अयोध्या राम की थी या नहीं, ये साबित करो। प्रभु ने वो लीला दिखाई कि आज अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के संसद के पटल से लेके मीडिया के चैनलों तक बोला है कि देखो भाई, अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब थे। और भगवान ने लीला दिखाने के बाद दूसरी लीला दिखाई, कुरुक्षेत्र भी जितवाया और नासिक और रामटेक के राज्य में भी वो जितवाया कि चारों खाने चित्त हुए। और 6 महीने हुए नहीं है कि इंडी गठबंधन की हालत वो है कि ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो मुझे लगता है प्रभु की लीला को समझने का प्रयास। और अब मैं बताता हूं, सुनिए, आपने कहा महंगाई बेरोजगारी, तो 2013 में क्या थी महंगाई की दर और क्या थी बेरोजगारी की दर और क्या थी इन्फ्लेशन की दर? दर्शकों से कहता हूं, ना मेरी बात यकीन करिए ना इन जाके देखिए, 11% 12% थी महंगाई की दर और रेट ऑफ ग्रोथ 4% 5% पे आ गई थी। आज कितनी है? आज 6% बढ़ने के बाद भी है। और ग्रोथ रेट भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमी में से एक है। ये आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने। और एक लाइन में कह दूं अमित जी, जब राम मंदिर में मूर्तियां प्रकट हुई तो भारत के बारे में कहा जाता था तुम्हारा मुल्क क्या करता है, 2 रोटी लेता है तो 1 रोटी
उसकी खाता है, कर्जे की खाता है। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। याद है पूरा पश्चिम का वो डायलॉग। उसके बाद जब राम मंदिर का आंदोलन आगे बढ़ना शुरू हुआ, 1991-92 में विवादित ढांचा भी टूटा और नेहरूवियन आर्थिक ढांचा भी टूटा। जब विवादित ढांचा खड़ा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। उस समय सोना गिरवी रखा जा चुका था, महंगाई प्रचंड थी, बेरोजगारी प्रचंड थी। 1991 में 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ और जब राम भत्तों की सरकार आई 100 बिलियन पे पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी के जमाने में, जब नीचे से सबूत निकले 2003 की खुदाई में। और जब मोदी जी की सरकार आई 500 बिलियन पहुंचा। और राम मंदिर बनने के बाद 2024 में क्रिस्टीना जॉर्जिवा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ ने कहा है इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस साल दुनिया के जीडीपी में मैक्सिमम होने वाला है 15%। और मेरे भाई समझो, आप कहते थे राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। यूएई भारत के साथ कॉरिडोर बना रहा है। मोहम्मद बिन सलमान एक दिन G20 के बाद एक्स्ट्रा रुके बात करने के लिए। और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ले रहा है। मेरे भाई, राम को समझने के लिए सुबुद्धि की आवश्यकता, इसीलिए कहा गया सुमति कुमति सबके जगदीश शर्मा पुराण निगम यह कहें। जी जगदीश शर्मा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीश शर्मा जी एक सुनील यादव, देखिए जगदीश शर्मा के पास जाना पड़ेगा मुझे। भाई जगदीश शर्मा, आपके संपर्क टूट गया था, लेकिन सरदार हरदीप सिंह पुरी के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को बोलो कि वो जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराए। ही इज अ मिनिस्टर। देखिए, मैं समझता हूं पूरा देश देख रहा है कि हरदीप पुरी जी किस तरह की बात कर रहे हैं। उनको नहीं करनी चाहिए। बड़े मिनिस्टर में भारत के मिनिस्टर हैं, उनको सोचना चाहिए किस आदमी के बारे में बोल रहे हैं, जिसकी माँ ने शहादत दी, पिता ने शहादत दी, देश बनाया, जिसका मजाज हरदीप पुरी जी ले रहे हैं। अब दूसरा मैं सुधांशु जी की बात करूंगा। सुधांशु भाई हमेशा आंकड़े पर चले आते हैं, कि डिबेट में देखता हूं ये आंकड़ों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। भाई देश ये समझ रहा, आंकड़े नहीं समझता। देश ये समझ रहा कि 55 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता था या 100 पार सस्ता है। आटा महंगाई आज सस्ती है, आंकड़ों में पहले सस्ती थी। सीधा सीधा बताओ सुधांशु जी, देश मर रहा, आपने कहा हमने प्रधानमंत्री, ठीक है सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए की तरफ से सत्यप्रकाश मिश्रा शर्मा जी, इंदिरा गांधी जी की शहादत, राजीव गांधी जी की शहादत सबको नमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पुत्र और पौत्र को इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ने, लड़ाई लड़ने का, बयान देने का अधिकार मिल जाता है। या तो कांग्रेस पार्टी सर झुकाकर देश से माफी मांग ले। राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत है। राहुल जी ने जो कहा है वो गलत है। और अगर हरदीप सिंह जी ने कहा है कि इसका इलाज देखिए कहीं जांच हो सके तो करा लेनी चाहिए। अब आइए जगदीश जी, आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा। जगदीश जी, मैं समझ रहा हूं आप राहुल प्रियंका सेना के अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पर आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? ये बड़ी बात है। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा अटैक किया है। कह रहे राहुल गांधी की ये सोच वाकई बहुत गलत है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है अब तो इंडिया अलायंस ने तो साथ छोड़ ही दिया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बात बोली है, 20 सेकेंड, योर रिएक्शन टू इट। नहीं, हम टोटली एंडोर्स कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा है। हमारी लड़ाई है, आप राज्यों की लड़ाई में राहुल के संग हैं। लड़ाई है नहीं, ये इसमें राज्यों की कोई लड़ाई नहीं है। इसमें राज्य के अंदर जो सारी संस्थाएं हैं जिसमें आरएसएस की घुसपैठ है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। और दूसरी चीज, मैं यहां पे कई करेक्शन कर सकता हूं, समय सीमा मेरी कम है। सरदार पटेल 1950 में उनका इंतकाल हुआ। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 1950। और जब प्रधानमंत्री की चॉइस आई थी, ये बार बार जो बताया जाता है कि नेहरू को जबरदस्ती बताया, आंखों के इशारे हुए, जो गलत तरह की भाषा का प्रयोग है फाउंडिंग फादर्स के लिए, जिसकी निंदा होनी चाहिए। और पटेल ने कहा था आई एम नॉट कीपिंग वेल एंड देयर इज अ सॉलिड एज। नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड टू इट, देयर इज नो रिकॉर्ड टू इट। सरदार पटेल को 100% वोट मिले, पंडित नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी पंडित नेहरू मिले थे। वोट जरूर मिले थे, नहीं आप यू कांट, नहीं देखिए आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ओके दिस इज नॉट राइट। यू सपोर्ट पंडित नेहरू, देयर इज नो ऑफेंस टू इट। लेकिन आप बोले सरदार पटेल ने खुद ही मना करा था, ये तो नई हिस्ट्री लिख रहे हैं आप। जेएनयू में पढ़ाने भी मतलब जाइएगा ये इतिहास। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट ट्रू सर, इट इज नॉट ट्रू सर। मुझे आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा इस विषय के ऊपर। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट दिस इज नॉट। करिए। और 1948 में 10 सेकंड और लूंगा। 1948 में गांधी के बाद विवेक जी, होम मिनिस्टर करिए अब आप। ओके, इस बात पर नहीं है विवेक जी कि कौन प्रधानमंत्री, वो स्पष्ट है, इतिहास में साक्ष्य है, आप उसको तोड़े मरोड़े नहीं। कम्युनिस्टों का एक लंबा इतिहास रहा है कि इतिहास के साथ आप खेलते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते
छोड़ते हैं और सही इतिहास बताते नहीं हैं। नई खबर ले आए कि राहुल गांधी जी यदि ये कह सरदार चुके पटेल ने मना करा। तो कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी का ये बयान इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध वाला गलत है, और बिल्कुल इस बात के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। एंडोर्स नहीं कर पा रहे स्टेटमेंट नहीं, कोई भारत का कोई एक प्रबुद्ध नागरिक, एक प्रबुद्ध राजनीतिक दल जो भारत में राजनीति करता है, भारत के लिए काम करता है, वो राहुल जी के कम से कम 5 हाल फिलहाल के ऐसे बयान है जिससे वो सहमत नहीं होगा। जो बयान उन्होंने अमेरिका में दिए, जो बयान उन्होंने कैम्ब्रिज में दिए और जो बयान उन्होंने आज दिए, तो राहुल गांधी जी के बयान से कम से कम इससे सुनील विमुख रहिए। कम्युनिस्ट पार्टी से अनुरोध है। सुनील, क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल डिबैकल है जो कांग्रेस पार्टी ने आज अपने नए ऑफिस के उद्घाटन में राहुल गांधी का भाषण जो है, इसको तो आप भी एंडोर्स नहीं कर सकते? देखिए अमीश भाई, 30 सेकंड शार्प, 30 सेकंड सकता हूं मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर सकता हूं कि कोई भी जब इस देश से लड़ाई लड़ने की बात करेगा उसको कोई भी अच्छा नहीं मान सकता। मुझे लगता है देर सबेर राहुल गांधी जी के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ जाएगी, लेकिन मैं केवल एक बात कह रहा हूं, केवल इस प्रतिक्रिया आ जाए इससे देश के जो असल मुद्दे हैं वो कम नहीं होते। एक दौर था जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, लोगों ने नारा दिया इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या हुआ कांग्रेस का? वही आज भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया है कि मोदी जी देश से बड़े हो गए। अरे देश से बड़े हो गए तो देख लीजिए। सुधांशु जवाब। ओके, 30 सेकंड आने वाले समय में वही हस्र 40 सेकंड डन। 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। देखिए, जब वो कहते हैं कि स्टेट के खिलाफ लड़ना है तो अपने स्वर्गीय पिताजी और दादी जी का घोर अपमान करते हैं, क्योंकि उनकी हत्या करने वाले भी यही भाषा बोलते थे कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है। और विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बकवास की बातें नहीं करनी चाहिए। कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि जब वहां पर एक एक करके पर्ची खोली गई तो सबसे पहले पट्टाभी रमैया ने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं और अपना वोट नेहरू को ट्रांसफर करता हूं। अरे कोई नाम वापस ले सकता, नेहरू ट्रांसफर नहीं कर सकता। तब गांधी ने देखा किसकी तरफ? कृपलानी की तरफ। अब सुनिए, कृपलानी ने कहा कि मैं भी वापस लेता हूं। अरे मैं किताब कोट कर रहा हूं, बकवास मत करो। तुम्हें पता नहीं होता, बेवजह चिल्लाना शुरू कर देते हो। उसके बाद सुधांशु बोलिए, क्या करिए? उसके बाद मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विद फ्रीडम में लिखा है, तब गांधी ने पटेल की तरफ देखा, पटेल अनमूव्ड रहे। उसके बाद गांधी ने एक चिट दी, यह लिखा है कृपलानी ने अपनी किताब में, वो चिट उन्होंने सरदार पटेल की तरफ दी। सरदार पटेल कुछ समय शांत रहे, उसके बाद सरदार पटेल ने गांधी की तरफ देखा और उसके बाद कहा मैं भी अपना नाम वापस लेता हूं और अपने वोट नेहरू को ट्रांसफर करता हूं। आए बाय साय मत बोलो। मौलाना आजाद की किताब कोट की है, कृपलानी की किताब कोट की है, दुर्गादास की किताब कोट की है। यहां बैठ के आके कुछ भी कह के इतने कॉन्फिडेंटली कम्युनिस्टों वाले स्टाइल में झूठ 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 बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो नहीं तरीका होता है यार। कोई बात ऐसे विवेक आप ये नई इतिहास दिखने आ गए कि सरदार पटेल ने मना कर दिया था। मैं आपको तीन किताबें ऐसी बता सकता हूं जो कहती हैं कि सरदार पटेल ने मना नहीं करा था। महात्मा गांधी के अनुरोध पर सरदार पटेल ने विड्रॉ करा था। महात्मा गांधी का अनुरोध था, एंड दैट इज द फैक्ट एंड फैक्ट। वो सत्य और तथ्य है और हमेशा रहेगा। नहीं, देखिए इस विषय को लेकर मैं अपने कॉलेज में बहुत डिबेट कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैं आपको फैक्ट चेक कर रहा हूं, यू आर रॉन्ग इन दिस, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।